विराज टावर ट्रायल में 21वीं मंजिल पर था और उसने तुरंत अपना उपचार कर सकने वाले दलदली खाल ऑक्टोपस को कुछ समय के लिए मार गिराया था, जिसका लाभ उठाकर वो पत्थर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया था। उसके अंदर घुसते ही टावर ट्रायल के बाहर 22वें मंजिल की बत्ती जल उठी। 22वीं मंजिल की बत्ती जलते ही फरहान और चक्रधर दंग रह गए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कुछ पल के लिए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फरहान ने चक्रधर की ओर देखकर पूछा, श्रेष्ठ, आपको 21वीं मंजिल को पार करने में कितना समय लगा था? फरहान का सवाल सुनकर चक्रधर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, उस ऑक्टोपस को हराना आसान नहीं था। मुझे लगभग 6 घंटे लगे थे, और वो भी तब जब मैं एक 9th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा था और मार्शियल पूर्वज योद्धा बनने से बस चंद कदम दूर था। चक्रधर की बात सुनकर फरहान ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, उस ऑक्टोपस नाम की आफत से छुटकारा पाने में मुझे 12 घंटे से ज्यादा का समय लग गया था। ऐसा कहने के बाद फरहान ने लाचार भरी नजरों से टावर ट्रायल के बाहर जल रही बत्तियों की तरफ देखा और कहा, इस लड़के को टावर ट्रायल के अंदर गए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और इसने उस मंजिल को पार भी कर लिया। इस आधा घंटे में इसने उस दलदली खाल ऑक्टोपस को ढूंढा भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने आधे घंटे से भी कम समय में उस ऑक्टोपस को पछाड़ दिया। ये तो पूरा राक्षस है। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? चक्रधर और फरहान, जो विराज की प्रतिभा से हतप्रभ खड़े रह गए थे, अचानक से एक साथ दोनों बोल पड़े। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। दोनों के मन में एक ही ख्याल एक ही समय पर आया था। फिर चक्रधर ने फरहान से कहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दुर्लभ कोहिनूर कलिंजर संस्थान के पास है। भविष्य में जब दुनिया में विराज का नाम आसमान में गूंजेगा तो उसके साथ ही कलिंजर संस्थान का नाम भी गूंजेगा। अग्निदेवी वैधी की वजह से भयमुक्त अमर संस्थान का नाम इतना बड़ा हो गया। सोचो, जब अग्निदेवी वैधी की तरह विराज का नाम होगा तो कलिंजर संस्थान भी भयमुक्त अमर संस्थान की तरह पूरी दुनिया के शीर्ष संस्थानों में से एक होगा। आज कलिंजर संस्थान का नाम कलिंजर एम्पायर में तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम देखना, ये लड़का कलिंजर संस्थान के नाम की धाक बाहरी दुनिया में जमा देगा। फिर भयमुक्त अमर संस्थान की तरह कलिंजर संस्थान भी दुनिया भर के लिए एक पवित्र जगह बन जाएगी। फरहान और चक्रधर के अलावा वो सभी लोग जो 21वीं मंजिल में उस ऑक्टोपस से सामना कर चुके थे, वो विराज की इस रफ्तार को देखकर जलन से भर उठे। वो सभी यहाँ पर या तो विराज के सीनियर थे या फिर संस्थान में कार्यरत लोग थे, इसलिए इस बात की उन्हें राहत थी कि जब विराज का नाम दुनिया में अग्निदेवी वैधी की तरह चमकेगा तो विराज के साथी छात्र, साथी सीनियर शिक्षक होने के नाते उनका कद भी बढ़ जाएगा। उनकी पहचान विराज से थी, यही बात उन्हें खास बना देगी। ऐसे में भविष्य में जब वो बाहरी दुनिया में जाएंगे तो विराज के साथ साथ उनका सम्मान भी वहां पर बढ़ जाएगा। विराज से जुड़ा होने के कारण उनकी पहचान भी वहां कायम हो पाएगी। विराज को नहीं मालूम था कि बाहर क्या चल रहा था, हालांकि उसे मालूम भी चल जाता तो इससे उसे कुछ बुरा नहीं लगता। पत्थर के दरवाजे में घुसने के बाद विराज रचनाकार टेलीपोर्ट के द्वारा 22वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर वहां का जो नजारा था वो विराज की उम्मीदों के ठीक विपरीत था। 22वीं मंजिल पर किसी तरह का कोई मायाजाल नहीं बुना गया था। उस मंजिल पर एक 20 मीटर चौड़ा अखाड़ा बना हुआ था। वो अखाड़ा संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। उस अखाड़े की खूबसूरती बेमिसाल थी। उस अखाड़े के दूसरी तरफ सिर से लेकर पैर तक लोहे का कवच पहने एक योद्धा खड़ा था। लोहे का वो कवच देखने में बहुत ज्यादा मजबूत और भारी लग रहा था। उस हथियारों से लदे भारी भरकम कवच वाले योद्धा को देखकर विराज ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इस मुकाबले में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा कहकर तलवार सार उसके शरीर से पागल सांड की तरह निकलने लगी।
उसने जमीन पर एक जोरदार पैर दे मारा और फिर स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक से वहां से गायब हो गया। विराज की मूवमेंट तकनीक को देखकर भारी भरकम कवच वाले योद्धा के हाथों में सिकंदरी तलवार चमकने लगी। भारी भरकम कवच योद्धा सिकंदरी तलवार को अपने चारों ओर पूरी शक्ति के साथ चलाने लगा। हवा को भेदने की कितनी ही आवाजें वहां गूंज उठी। उसकी तलवार के वारों से अखाड़े के संगमरमर के फर्श पर तलवारों के कितने ही निशान उभर आए। इस नजारे को देखकर विराज तेजी से उस भारी भरकम कवच योद्धा से दूर हट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हमला करने से पहले ही भारी भरकम कवच योद्धा अपनी सिकंदरी तलवार से उस पर टूट पड़ेगा और उस पर इतना शक्तिशाली हमला कर देगा। उसे तो उस भारी भरकम कवच योद्धा के पास तक जाने का मौका नहीं मिल सका था। सिकंदरी तलवार को देखकर विराज उसकी घातक शक्ति को समझ रहा था। भले ही वो उस घातक सिकंदरी तलवार का वार झेल लेता, लेकिन अगर उसे उस घातक सिकंदरी तलवार का एक वार भी पड़ा जाता तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसलिए वो उस सिकंदरी तलवार की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भारी भरकम कवच योद्धा से दूर हटकर विराज अखाड़े के एक दूसरे कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से वहशी कातिलाना तलवार धार निकलने लगी और उसने कहा, इसे जितना समझ रहा था ये उतना आसान नहीं है। इससे पार पाने में काफी संघर्ष करना होगा। खैर, 22वीं मंजिल पर कोई आसान मुकाबला कहाँ मिलता। 21वीं मंजिल पर उस ऑक्टोपस को विराज अपनी वहशी कातिलाना तलवार धार की वजह से परास्त कर सका था, नहीं तो वो खुद को खुद ही ठीक कर लेने वाले ऑक्टोपस को इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। लेकिन यहाँ केवल वहशी कातिलाना तलवार धार के होने से काम नहीं चलने वाला। विराज ने लंबी गहरी सांस ली और अपनी सुरागहीन तलवार धार में तेजी से तलवार धार इकट्ठा करने लगा। जब भारी भरकम कवच योद्धा ने विराज को अखाड़े के दूसरे कोने में खड़ा देखा तो उसने अपने चारों ओर सिकंदरी तलवार से वार करना बंद कर दिया। वो सिकंदरी तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर खड़ा हो गया और विराज को ध्यान से देखने लगा। उसके शरीर से विनाशी कातिलाना धार निकलने लगी। विराज उस भारी भरकम कवच योद्धा के शरीर से निकलने वाली विनाशी तलवार धार को महसूस कर पा रहा था। अगले ही पल वो स्वर्ग की रफ्तार तकनीक से गायब हो गया। ये देखकर एक बार फिर भारी भरकम कवच योद्धा अपनी सिकंदरी तलवार से अपने चारों ओर जोर जोर से वार करने लगा। इस तरह उस भारी भरकम कवच योद्धा के चारों ओर सिकंदरी तलवार के वारों का एक जाल तैयार हो गया, जिसकी चपेट में अगर विराज आ जाता तो गंभीर रूप से उसका घायल होना तय था। अगले ही क्षण बीच हवा में विराज उस भारी भरकम कवच योद्धा के चारों ओर नजर आने लगा। स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक की बदौलत विराज की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी एक आफ्टर इमेज बनने पर उसके खत्म होने से पहले ही कई सारी आफ्टर इमेज बन जा रही थी। इससे विराज एक ही समय पर भारी भरकम कवच को अपने चारों ओर दिखाई देने लगा। ये देखकर भारी भरकम कवच को समझ नहीं आया कि इनमें से असल विराज कौन सा था। इस वजह से भारी भरकम कवच ने अपना हमला तेज कर दिया और अपनी सिकंदरी तलवार से अपने चारों ओर जोरदार वार करने लगा, जिससे उसके वारों का एक घना जाल उसके चारों ओर तैयार हो गया। भारी भरकम कवच के उस हमले से विराज की कितनी ही सारी आफ्टर इमेज चटककर चकनाचूर हो गई। सिकंदरी तलवार और सुरागहीन तलवार के आपस में भिड़ने की कितनी ही आवाजें वहां गूंज गई। उसी समय भारी भरकम कवच को अपने सिर के ठीक ऊपर कुछ महसूस हुआ। इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक तीक्ष्ण तलवार धार ठीक उसके सिर के ऊपर से आती हुई उसके हेलमेट को भेदकर उसके सिर के अंदर घुस गई। हेलमेट के अंदर भारी भरकम कवच योद्धा ने कुछ नहीं पहना था। उस शक्तिशाली वार के उसके सिर में घुसते ही भारी भरकम कवच योद्धा अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर आगे की तरफ उसका भारी भरकम शरीर गिर पड़ा। वो परास्त हो चुका था। विराज को जवाब देने के चक्कर में वो अपने चारों ओर हमला करने में व्यस्त हो गया और उसी समय विराज ने समय निकालकर उसके सिर के ठीक ऊपर से उस पर हमला कर दिया और इस हमले से वो पूरी तरह निरस्त हो गया।
भारी भरकम कवच योद्धा जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून नदी की धारा की तरह बह रहा था। अचानक से वो खून बिजली की अनगिनत रोशनियों में बदल गया। उसी समय अखाड़े के पीछे एक आभासी दरवाजा खुल गया। उस आभासी दरवाजे को देखकर विराज उस आभासी दरवाजे के अंदर घुस गया और उस अखाड़े से बाहर एक विजेता की तरह चला गया। ठीक उसी समय टावर ट्रायल के बाहर 23वीं मंजिल की बत्ती जल उठी। ऐसा होते ही शोर की सुनामी टावर ट्रायल के बाहर उठने लगी। संस्थान के छात्र और छात्राएं विराज की रफ्तार देखकर उत्सुकता से पागल हुए जा रहे थे। वहां चारों ओर कोलाहल का ज्वार फूट पड़ा। विराज की प्रतिभा ने सभी को चमत्कृत कर डाला था। उसे 22वीं मंजिल पर गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और सिर्फ 10 मिनट में वो 22वीं मंजिल पार करके 23वीं मंजिल पर जा चुका था। उत्साह और हैरानी का ज्वार सभी के अंदर से होकर दूर दूर तक फैल चुका था। टावर ट्रायल की उस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जो 22वीं मंजिल पर जा चुके थे और इस बात को जानते थे कि उस मंजिल के भारी भरकम कवच योद्धा को हराना कितना मुश्किल काम था, या उनकी नजरों से कहो तो नामुमकिन काम था। 21वीं मंजिल के ऑक्टोपस को मार पाना भले ही बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके साथ एक सहूलियत ये थी कि वो ऑक्टोपस वापस पलटकर वार नहीं करता था। इससे योद्धा खुलकर उस ऑक्टोपस पर वार कर पाता था। उसे घायल होने का भय नहीं रहता था। लेकिन भारी भरकम कवच योद्धा तो अपनी सिंकदरी तलवार से ऐसे घातक वार करता था कि सिर्फ एक वार की चपेट में आना ही योद्धा के धराशायी होने के लिए काफी था। इसलिए उन लोगों को उस भारी भरकम कवच योद्धा को हराने में उस ऑक्टोपस को हराने से कहीं ज्यादा समय और संघर्ष लगा था, और ऐसे भारी भरकम योद्धा को विराज ने सिर्फ 10 मिनट में पछाड़ दिया था। मानो विराज के लिए तो ये सामान्य सी परीक्षा हो। ऐसे में वो तो बस अचंभित नजरों से विराज और विराज की प्रतिभा को सलाम ही कर सकते थे। टावर ट्रायल के बाहर मौजूद हर इंसान विराज की शक्ति से प्रभावित हुए नहीं रह पा रहा था। फरहान ने टावर ट्रायल की 23वीं मंजिल की बत्ती को जलते देखकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, उफ़, इंद्रावसु सच में बहुत भाग्यशाली है। पहले इतनी शक्तिशाली बेटी और अब उस बेटी से भी कहीं कदम आगे इतना शक्तिशाली बेटा। लगता है इंद्रावसु का जो काम अधूरा रह गया था अब भगवान भी चाहते हैं कि वो काम पूरा हो, इसलिए ऐसी महान प्रतिभा का आशीर्वाद इंद्रावसु को मिला। विराज 22वीं मंजिल पार कर चुका था और अब वो 23वीं मंजिल पर जा चुका था, तो 23वीं मंजिल पर उसे क्या चैलेंज मिलने वाला था? क्या विराज 23वीं मंजिल के मुकाबले को जीतकर 24वीं मंजिल तक पहुंच पाएगा या हारकर टावर ट्रायल से बाहर हो जाएगा? विराज 22वीं मंजिल को पार कर चुका था। फरहान इंद्रावसु की किस्मत पर बलिहारी जा रहे थे कि उसे विराज जैसा बेटा मिला था। फरहान और इंद्रावसु अच्छे मित्र थे। यही वजह थी कि फरहान को विराज और इंद्रावसु के बारे में काफी कुछ पता था। विराज वही लड़का था जो कुछ महीनों पहले तक मार्शियल स्तर पर शून्य था। इंद्रावसु के कहने पर फरहान ने भी कई औषधियां इंद्रावसु को उपलब्ध करवाई थी जिससे विराज की नाड़ी खुल सके और विराज एक मार्शियल योद्धा बन सके, लेकिन सब कुछ बेअसर रहा था। सभी उपायों को अपनाकर भी इंद्रावसु विराज को ठीक नहीं कर सके थे और विराज की तरफ से हमेशा निराश ही रहते थे। लेकिन आज वही विराज किसी एक चमत्कारिक घटना के घटने के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। आज उसकी तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ की जाने लगी थी। दूसरी ओर फरहान के दो भतीजे कलिंजर संस्थान के विद्यार्थी थे। उनकी मार्शियल क्षमता और शक्ति विराज से काफी ज्यादा हुआ करती थी। इंद्रावसु हमेशा ही फरहान को कहा करते थे कि अपने दोनों भतीजों के साथ विराज को कुछ समय के लिए छोड़ दो, शायद विराज उन दोनों के साथ रहकर कुछ मार्शियल क्षमता सीख सके। और आज फरहान के दोनों भतीजे कलिंजर संस्थान के सामान्य विद्यार्थियों की श्रेणी में आते थे। वही विराज की क्षमता से पूरा कलिंजर संस्थान बार बार चमत्कृत होता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि फरहान के दोनों भतीजे कमजोर थे, वे दोनों तलवार बाजीगर थे।
चक्रधर के हिसाब से एक सच्चे तलवार बाजीगर की मारक क्षमता घातक होती थी। एक तलवार बाजीगर की क्षमता इतनी अधिक थी कि अगर उसके स्तर का मार्शियल योद्धा उसके सामने हो तो तलवार बाजीगर बांस के डंडे से भी योद्धा को हरा सकता था। तलवार जादूगर की सबसे बड़ी शक्ति ये होती थी कि वो सामने वाले की कमजोरी को तुरंत पकड़ लेता था। चक्रधर ने हल्की निराशा के साथ टावर ट्रायल की ओर देखकर कहा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी महान प्रतिभा गोली संस्थान का शिष्य है। हालांकि विराज लगातार अपनी मार्शियल क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर ये बैटल हाउस का शिष्य बनता तो आज इसका स्तर इससे भी आगे होता। चक्रधर विराज को बैटल हाउस का शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन ये हसरत उनके दिल में ही दबी रह गई और आज भी कांटा बनकर उनके दिल में एक तीस की तरह चुभती रहती थी। गोली संस्थान विराज की इस दुर्लभ मार्शियल क्षमता में कोई मदद नहीं कर सकता था, जबकि चक्रधर काफी कुछ कर सकते थे। टावर ट्रायल के अंदर विराज को लेकर सभी लोग क्या क्या सोच रहे थे, ये विराज को नहीं मालूम था। भारी भरकम कवच योद्धा को हराने के बाद वो 23वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। 23वीं मंजिल पर पहुंचकर विराज ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इस तरह के नज़ारे की वहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। इसका कारण ये था कि वो इस समय काल्पी सिटी में था। उसकी आंखों के सामने काल्पी सिटी थी। हालांकि ये काल्पी सिटी असल काल्पी सिटी से काफी अलग थी। उसकी आंखों के सामने जो काल्पी सिटी थी वो चारों ओर से आग की लपटों से घिरी थी। वहां हर जगह आग की लपटें उठ रही थी। एक तरह से काल्पी सिटी आग का समंदर बनी हुई थी। उसी समय आग की लपटों के उस समुद्र के अंदर से एक आकृति बाहर निकलकर आई। उस आकृति के शरीर से दिल को अंदर तक दहला देने वाली ऊर्जा निकल रही थी। उस आकृति को देखते ही विराज उसे पहचान गया और सतर्क होते हुए बोला, अग्निदेव प्रजाति। अग्निदेव प्रजाति 100 प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं थी। इसके बावजूद ये प्रजाति पूरे कैप्लर यूनिवर्स में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। इसका कारण ये था कि इस प्रजाति में जन्म के साथ ही नायाब अग्निबीज का जन्म भी दुनिया में होता था। यानी कि अग्निदेव प्रजाति में जब भी किसी का जन्म होता था तो उसके जन्म के साथ ही एक नायाब अग्निबीज पैदा होता था। इस वजह से अग्निदेव प्रजाति का कैप्लर यूनिवर्स में अपना एक अलग ही रुतबा था। उन नायाब अग्निबीजों की दुनिया भर में बहुत ज्यादा मांग रहती थी, क्योंकि उन नायाब अग्निबीजों की मदद से एक अल्केमिस्ट योद्धा अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। नायाब अग्निबीज अल्केमिस्ट की गोली बनाने की क्षमता और मारक क्षमता दोनों में जबरदस्त सुधार कर देते थे। इसी कारण दुनिया का हर परिवार अग्निदेव प्रजाति के साथ अपने संबंध विकसित करने की कोशिशों में लगा रहता था। हालांकि अग्निदेव प्रजाति के लोग बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते थे, इस कारण से बहुत कम लोग ही उनसे अपनी दोस्ती बरकरार रख पाते थे। फिर भी बड़ी संख्या में लोग उनके आगे पीछे डोलते थे, क्योंकि सोने की खान को कोई भी अपने हाथों से नहीं जाने नहीं देना चाहता था। विराज ने अपने सामने खड़े अग्निदेव को देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। इसके बाद उसने अपनी सुरागहीन तलवार को वापस रख दिया और अपने शरीर के अंदर दहकता आकाश ज्वाला को जगाने लगा। दहकता आकाश ज्वाला एक भूकेंद्रित प्रचंड लपट थी जो कि पृथ्वी स्तर की ज्वाला थी। अग्निदेव के सामने विराज को तलवार की जगह दहकता आकाश ज्वाला को उत्पन्न करना ज्यादा कारगर लग रहा था। अग्निदेव ने जब विराज को ऐसा करता देखा तो उनकी आवाज काल्पी सिटी के आसमान में गूंज उठी, दिलचस्प बच्चे, जब से मैं इस टावर ट्रायल के 23वीं मंजिल का संचालक बना हूं तब से लेकर आज तक न जाने कितने ही सूरमा यहां पर आ चुके हैं। तुम उन सुरमाओं में अकेले ऐसे हो जो मेरी तप्त लावा अग्नि ज्वाला के समंदर के सामने अपनी ज्वाला निकालने का साहस दिखा रहे हो, या फिर कहीं तुम दुस्साहस तो नहीं दिखा रहे? क्यों? ऐसा कहते कहते अग्निदेव के चारों ओर से विशाल मात्रा में लावा निकलने लगा। ये सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
अग्निदेव प्रजाति के लोगों का जन्म लावा की तप्त अग्नि से होता है। अग्निदेव प्रजाति के लोगों के इसी विशेष बुनावट के कारण साधारण वारों से उनके ज्वाला से भरे शरीर को भेदा नहीं जा सकता। क्यों सही कहा ना मैंने? तो यहाँ पर मेरी तलवार किसी काम की नहीं है। जब अग्निदेव ने विराज की बात सुनी तो उन्होंने कहा, दिलचस्प। ऐसा कहकर उन्हें हल्की हंसी आ गई और अगले ही क्षण उनके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उन्होंने कहा, बच्चे, कैप्लर यूनिवर्स के अनगिनत लोग अग्निदेव प्रजाति की इन खूबियों को जानते हैं और हमारे आगे पीछे भंवरों की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लोग होंगे जो हमारी ज्वाला के सामने अपनी ज्वाला दिखाने का साहस रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे और एक घमंडी विद्यार्थी साबित नहीं होंगे। ऐसा कहने के साथ ही अग्निदेव के चारों ओर प्रकट हुआ तप्त लावा बहुत तेज गति से गर्म होकर लाल होने लगा और धीरे धीरे विराज की तरफ वो तप्त लावा बढ़ने लगा। विराज इस समय पूरी तरह से चौकन्ना था। वो अग्निदेव प्रजाति की आग की लपटों की शक्ति से अच्छे से वाकिफ था और अच्छे से जानता था कि अपनी भूकेंद्रित प्रचंड लपट दहकता आकाश ज्वाला के बल पर उसके जीतने की संभावना 50% से ज्यादा नहीं थी। दहकते तप्त लावा के साथ अपनी तरफ बढ़ते अग्निदेव को देखकर विराज अपने अंदर ही बड़बड़ाया, काश गोल्डन पंख यहाँ आ सकता। अगर गोल्डन पंख यहाँ आ सकता तो विराज को पूरा यकीन था कि गोल्डन पंख के 9 अधूरे संसार ज्वाला की मदद से वो अग्निदेव के इस दहकते तप्त लावा ज्वाला को नियंत्रित कर सकता था। भले ही अग्निदेव प्रजाति के लोगों का जन्म लावा की तप्त अग्नि से होता हो, जिसकी वजह से उनका तप्त लावा ज्वाला से गहरा नाता होता हो, फिर भी 9 अधूरे संसार ज्वाला जैसी स्वर्गीय ज्वाला का सामना कर पाना उनके लिए भी आसान नहीं था। हालांकि अग्निदेव के तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के कारण विराज ने ये सब सोचना बंद कर दिया और अपने चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला की एक चादर विकसित करने लगा। जल्दी ही उसके चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला की बहुत मोटी परत विकसित हो गई। विराज को इस तरह ज्वाला की परत में लिपटता हुआ देखकर अग्निदेव का चेहरा गंभीर हो उठा। नायाब अग्निबीजों से उत्पन्न ज्वालाओं के साथ पैदा होने वाले अग्निदेव प्रजाति के लोगों की ये जन्मजात प्रतिभा थी। इस कारण से हर तरह की ज्वाला का उन्हें गहराई से ज्ञान था। विराज के शरीर से इस समय जो ज्वाला निकल रही थी उसे तो कोई भी अग्निबीज ज्वाला पैदा करने वाला योद्धा बता सकता था। वो अग्निदेवी प्रजाति के लोगों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ज्वालाओं की तुलना में काफी कम थी। फिर भी विराज को इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली ज्वाला उत्पन्न करता देखकर वो विराज की क्षमता से प्रभावित हो रहे थे। अग्निदेव प्रजाति के लोग भी विराज की उम्र में विराज से बेहतर ज्वाला को प्रकट नहीं कर पाते थे। इससे ही पता चलता था कि विराज की प्रतिभा कितनी बेमिसाल थी। अग्निदेव ने विराज की ओर देखा। इस समय उनके शरीर से जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा की आभा निकल रही थी। उन्होंने कहा, दिलचस्प। मैं पिछले 1000 सालों से इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ। कितना ही समय हो गया तुम्हारे जैसी किसी प्रतिभा से मिले। बच्चे, अगर तुमने अपनी ज्वाला से मेरी ज्वाला को परास्त कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ न कुछ इनाम अवश्य दूंगा। अग्निदेव ने जैसे ही अपनी बात पूरी की उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज गई। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! अभी अभी एक नया असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है अग्निदेव की चुनौती। आपको अग्निदेव की ज्वाला को अपनी ज्वाला से परास्त करना होगा। असाइनमेंट पूरा करने पर आपको इनाम में 10 मौलिक पॉइंट मिलेंगे, 1 लक्की ड्रा और 1 रैंडम भूज्वाला मिलेंगी। सिस्टम का असाइनमेंट सुनते ही विराज चौंक गया। उसने अग्निदेव की तरफ देखा और उसके चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टावर ट्रायल के अंदर भी सिस्टम उसे असाइनमेंट दे सकता था। उसने अग्निदेव को देखकर कहा, क्या ज्येष्ठ ने जो कहा वो सत्य है?
हालांकि विराज को मालूम था कि दहकता आकाश ज्वाला अग्निदेव की तप्त लावा ज्वाला के सामने कमजोर थी और वो गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला का वहां पर उपयोग नहीं कर सकता था। वो ज्यादा से ज्यादा आत्मा के संबंध के जरिए गोल्डन पंख को अपने दहकता आकाश ज्वाला पर नियंत्रण दे सकता था। गोल्डन पंख 9 अधूरे संसार ज्वाला के साथ साथ ज्वालाओं पर नियंत्रण रख पाने में भी बहुत सक्षम था, या कहे कि किसी भी लिहाज से अग्निदेव प्रजाति के लोगों के ज्वाला पर नियंत्रण रखने की क्षमता से अधिक ही क्षमतावान था। विराज का संशय सुनकर अग्निदेव क्रोध से तमतमा उठे और गुस्से में बोले, बच्चे, मैं अग्निदेव प्रजाति का महान सदस्य, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? तुम बाहर जाओ और पता करो कि एक अग्निदेव प्रजाति के सम्राट के शब्दों का क्या महत्व होता है। तब उन्हें पता चलेगा कि मेरे कहे गए शब्द पत्थर की लकीर की तरह है, जो एक बार किसी जगह खींच दी गई तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। वो हमेशा के लिए वहां खींच गई। अगर ऐसा न होता तो अभय वर्धन के जाल में फंसने के बाद मैं यहाँ पर 1000 साल से रखवाली ना कर रहा होता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टावर ट्रायल की रखवाली भला क्यों कर रहा हूँ? अग्निदेव की बात सुनकर विराज सन्न खड़ा रह गया। वो सवालिया नजरों से अग्निदेव को देखने लगा, जो इस समय तप्त लावा की ज्वालाओं से घिरे चलते फिरते सूरज लग रहे थे। अग्निदेव का संबंध उसके पूर्वज अभय वर्धन से था, मगर कैसे, क्यों? उस टावर ट्रायल के 23वीं मंजिल पर आखिर विराज के पूर्वज अभय वर्धन का क्या राज छिपा था? क्या विराज को अपने पूर्वजों के बारे में कुछ नया पता चलने वाला था? क्या विराज सिस्टम से मिले असाइनमेंट को पूरा कर पाएगा? कलिंजर संस्थान आने के बाद विराज टावर ट्रायल चला गया था। वहां पर वो तेजी के साथ 21वीं और 22वीं मंजिल पार कर चुका था और अब 23वीं मंजिल पर वो अग्निदेव प्रजाति के दहकता तप्त लावा ज्वाला के सामने खड़ा था। अग्निदेव से विराज को मालूम चला था कि उसके पूर्वज अभय वर्धन की वजह से अग्निदेव पिछले 1000 सालों से टावर ट्रायल की रखवाली कर रहे थे। ये सुनकर विराज अवाक खड़ा रह गया था। उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह से उड़ गई थी। विराज को इस तरह स्तब्ध खड़ा पाकर अग्निदेव गहरे संशय में डूब गए कि आखिर इस लड़के को अचानक से क्या हो गया। उन्होंने थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का ये ईरानी नूर कहाँ उड़ गया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे सेमवेथ ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा के छोटे से उपहार के लिए मैं अपनी 1000 साल की बनाई गई साख को दांव पर लगा दूंगा? ये सुनते ही विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आपके कहे हर शब्द पर पूरा भरोसा है। बात दरअसल कुछ और है। मुझे नहीं लगा था कि आपका संबंध मेरे पूर्वज से होगा। ये जानकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, इसलिए खोया खोया सा आपको महसूस हुआ। अग्निदेव ने भले ही कुछ देर पहले अभय वर्धन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, फिर भी विराज को अपनी पहचान उजागर करने में इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि नाराजगी जाहिर करते समय अग्निदेव के अंदर से किसी भी तरह की कातिलाना आभा नहीं निकली थी, जिसका मतलब साफ था कि बात सिर्फ नाराजगी तक ही सीमित थी। और ऐसा नाराजगी भरा संबंध तभी विकसित होता है जब हमारे ऐसे किसी इंसान के साथ अच्छे और गहरे ताल्लुकात रहे हो, क्योंकि नाराजगी के बावजूद अग्निदेव अभय वर्धन को अपना दिया गया वादा 1000 साल तक निभा रहे थे, जो कि अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना तो नहीं थी। इस कारण से विराज को अपनी पहचान उजागर करने में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। विराज की बात सुनते ही अग्निदेव के चारों ओर बह रहा तप्त लावा और ज्यादा तेजी से उबाले मारने लगा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी और उन्होंने विराज को घूरकर देखते हुए कहा, तो तुम उस धोखेबाज अभय वर्धन के वंशज हो? ऐसा कहते कहते क्रोध से उनकी भ्रिकुटियां तन उठी। इससे विराज पर अग्निदेव का भारी दबाव पड़ने लगा। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे और उसने अपने शरीर से और ज्यादा तीव्र दहकता आकाश ज्वाला निकालना शुरू कर दिया ताकि अग्निदेव के तप्त लावा ज्वाला की भयानक गर्मी से बच सके। अगले ही पल अग्निदेव थोड़ा शांत होकर पीछे हट गए और विराज के ऊपर पड़ा वो अतिरिक्त तप्त दबाव हट गया।
इसके बाद विराज को देखकर अग्निदेव ने कहा, तुम अपने पूर्वज की तुलना में काफी कमजोर हो। जब उसने मेरी इस तप्त लावा ज्वाला का सामना किया था तो उसके माथे पर तनाव की एक लकीर तक नहीं पड़ी थी और न ही उसके शरीर ने ज्यादा मात्रा में ज्वाला निकालना शुरू कर दिया था। ये सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके पूर्वज अभयवर्धन ने कोई ट्रिक लगाकर अग्निदेव को यहाँ 1000 साल के लिए उलझा दिया था, जिसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। ऐसे में इस गुस्से को हवा देने का कोई लाभ नहीं था। विराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलता देखकर अग्निदेव ने खुद ही कहा, क्या तुम ये जानने में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हो कि मेरी इतनी तप्त लावा ज्वाला के सामने तुम्हारे पूर्वज अभयवर्धन इतना शांत कैसे खड़ा रहा? विराज के हिसाब से उसके दोनों पूर्वज काल्पी और अभयवर्धन दोनों आज भी जिंदा थे और वो दोनों आज भी लेप्टस सागर की गहराइयों में आकाश गंगा अकादमी में मौजूद थे। इसलिए उसने तय कर रखा था कि जब उसके पास पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो वो लेप्टस सागर की गहराइयों में जाकर आकाश गंगा अकादमी जाएगा और वहां जाकर काल्पी और अभयवर्धन से इस बारे में पूछ लेगा। इस वजह से अभी उसे इस बारे में जानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके साथ ही कैप्लर यूनिवर्स में कई ऐसे दुर्लभ खजाने थे जिनको धारण करने से तप्त लावा ज्वाला की गर्मी को अपने शरीर पर पड़ने से रोका जा सकता था। इसलिए हो सकता था कि अभयवर्धन के पास कोई इस तरह का खजाना रहा हो। विराज के अंदर किसी तरह की कोई उत्सुकता को न देखकर अग्निदेव ने बिना देर किए ही इस राज से खुद ही पर्दा उठा दिया। तुम्हारे पूर्वज की उंगली में अग्निजल मोती था और इसी अग्निजल मोती के लिए मैंने इस टावर ट्रायल की 1000 साल तक रखवाली करने का वादा किया था और अब क्योंकि 1000 साल का समय समाप्त ही होने वाला है तो अगर तुम कुछ और समय बाद यहाँ आते तो तुम्हें मेरी जगह मेरा बनाया गया कोई पुतला यहाँ मिलता। विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। अग्निजल मोती। अग्निजल मोती एक सामान्य खजाना समझा जाता था। प्रेत प्रजाति की भूमि में बहुत सी ऐसी खदानें थी जहां पर अग्निजल मोती मिलते थे। हर अग्निजल मोती का स्तर उनकी ज्वालाओं को रोक पाने की क्षमता के हिसाब से अलग अलग होता था। सामान्य स्तर का अग्निजल मोती सामान्य स्तर की ज्वाला को रोक सकता था, वहीं स्वर्गीय स्तर का अग्निजल मोती स्वर्गीय स्तर की ज्वाला को रोक सकता था। ऐसी भी एक अफवाह थी कि एक पराक्रमी आकृति अग्निजल मोती पहनकर अग्निदेवी प्रजाति की भूमि में घुस गया और उनका एक कीमती खजाना लूट कर ले गया। विराज को समझ आ चुका था कि सच में अभयवर्धन ने अग्निजल मोती जैसी चीज का सहारा लेकर अग्निदेव को टावर ट्रायल में काफी लंबे समय तक उलझा दिया था। इसलिए विराज को इस मुद्दे पर और बात करना ठीक नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से इस बारे में जितनी बात कम होती उतना ही अच्छा रहता। इसलिए उसने अग्निदेव की ओर देखकर कहा, ज्येष्ठ, मुझे लगता है कि मुझे अपने मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विराज की बात सुनकर अग्निदेव गंभीर हो गए और बोले, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे जैसा बड़े ही दिलचस्प किसी युवा को यहाँ आए कितना लंबा समय बीत चुका है। साथ ही तुम मेरे पुराने धोखेबाज मित्र के वंशज भी हो। खैर, तुम्हें एक चेतावनी तो देनी ही होगी। तो सुनो बच्चे, भले ही तुम अभयवर्धन के वंशज हो, फिर भी तुम्हें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी सच्ची प्रतिभा साबित करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर सके तभी तुम इस मुकाबले में सफल घोषित हो सकोगे। ऐसा कहने के बाद अग्निदेव के शरीर के चारों ओर से तप्त लावा की ज्वाला भड़कने लगी। देखते ही देखते वो तप्त लावा ज्वाला की खूंखार दैत्याकार जानवर की तरह महाविकराल रूप में आकर विराज की तरफ आग के समंदर की तरह बढ़ने लगी। ये देखते ही विराज सतर्क हो गया। वो अच्छे से जानता थी तप्त लावा ज्वाला उसकी क्षमता से बाहर की चीज थी। तप्त लावा ज्वाला उसकी दहकता आकाश ज्वाला से ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि उसकी दहकता आकाश ज्वाला को बढ़ाकर एक बहुत ही शक्तिशाली ज्वाला में बदला जा सकता था, लेकिन ऐसा होने में अभी काफी समय बाकी था। वहीं तप्त लावा ज्वाला पृथ्वी स्तर की चरम ज्वाला थी।
तप्त लावा ज्वाला की तेज गर्मी के सामने विराज के चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला की बनी मोटी परत कमजोर होकर पतली होने लगी। ये देखकर विराज को समझ आ चुका था कि उसके चारों ओर बनी सुरक्षात्मक परत कुछ ही देर में नष्ट होने वाली थी। उसने दहकता आकाश ज्वाला से अपने हाथों में एक ज्वाला तलवार बना ली। उस ज्वाला तलवार को विराज ने चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही विराज की दहकता आकाश ज्वाला उस ज्वाला तलवार के चारों ओर बवंडर की तरह इकट्ठा होकर घूमने लगी। धीरे धीरे उसने एक शक्तिशाली आग के गोले का आकार ग्रहण कर लिया। उसी समय अग्निदेव का तप्त लावा ज्वाला का दैत्याकार ज्वाला विराज पर झपट पड़ा। विराज तप्त लावा ज्वाला के उस दैत्याकार ज्वाला के ठीक बीच में आ चुका था और तेजी से अपनी ज्वाला तलवार से अभी भी अग्निगोले को बना रहा था। धीरे धीरे उसका अग्निगोला बड़ा होता गया और अग्निदेव के तप्त लावा ज्वाला की दैत्याकार ज्वाला चारों ओर छिटकर शांत हो गई। अपनी तप्त लावा ज्वाला के दैत्याकार ज्वाला को इस तरह नष्ट होता देखकर अग्निदेव को गुस्सा नहीं आया और उन्होंने बेहद शांत स्वर से कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक तलवार बाजीगर होंगे। ये सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा। इसके अलट वो अपनी ज्वाला तलवार लगातार चलाता रहा। तलवारों के अनगिनत वार वहां चारों ओर फैल गए। हजारों की संख्या में ज्वाला की बूंदें पानी के झरने की तरह अग्निदेव के सामने गिरने लगी। अगले ही पल उस ज्वाला की बूंदों के झरने से ज्वाला तलवार धार बाहर निकली और उसने स्वर्गीय स्तर की तलवार तकनीक मौत की हुंकार से अग्निदेव पर वार कर दिया। विराज को ज्वाला तलवार धार निकालता देखकर अग्निदेव की हंसी छूट गई और उन्होंने कहा, बच्चे, शक्ति तो तुझ में है। एक जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा होने की वजह से विराज का वार अग्निदेव के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो एक गुरु की तरह विराज की शक्ति को जांच रहे थे और उसकी शक्ति से प्रभावित हो रहे थे। बच्चे, अब इसे संभाल, ऐसा कहकर अग्निदेव की आंखें पैनी हो गई। उनके शरीर से निकलने वाला तप्त लावा ज्वाला अचानक से शांत होने लगी और अगले ही क्षण आग का गोला उनके हाथों में प्रकट हो गया और उन्होंने तप्त लावा ज्वाला से बने उस आग के गोले को विराज के ऊपर फेंक दिया। आग का वो गोला सरसराते हुए हवा में तेज आवाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। आग के गोले को अपनी तरफ आता देखकर विराज चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से अंतरात्मा के समुद्र से ऊर्जा पैदा करने लगा। इससे उसके शरीर से निकलने वाली दहकता आकाश ज्वाला की शक्ति और ज्यादा बढ़ने लगी और विराज की ज्वाला तलवार पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगी। विराज ने अपनी ज्वाला तलवार से उस आग के गोले पर कई सारे शक्तिशाली वार कर डाले। ज्वाला तलवार के आग के गोले पर बरस पड़ने की वजह से वहां चारों ओर आग के छींटे उड़कर बरसने लगे। ज्वाला तलवार और आग के गोले के बीच छिड़ी इस जंग में दोनों ही एक दूसरे से लिपटते जा रहे थे। कुछ ही देर में ज्वाला तलवार और आग का गोला दोनों मिलकर आकार में कई गुना बड़े हो गए। उससे शरीर को अंदर तक झुलसा देने वाली तेज गर्मी निकलने लगी। उसके अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा और किसी भी समय आग के उस विशालकाय गोले में विस्फोट हो सकता था। ये देखकर विराज तेजी से पीछे हट गया और वहीं पास ही एक टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर छिप गया। उसी समय विराज की ज्वाला तलवार और आग के गोली की भिड़ंत से उपजी भीषण गर्मी से आग का वो विशालकाय गोला किसी शक्तिशाली बम धमाके की तरह फट पड़ा। वहां चारों ओर बूम की तेज आवाज गूंज उठी और वो 23वीं मंजिल उस भयानक विस्फोट से हिल उठी। कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा मानो वहां पर प्रलय आ चुकी थी जो अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को जलाकर भस्म कर देना चाहती थी। इस विस्फोट से आग का एक शक्तिशाली घेरा तैयार हो गया जो पूरे काल्पी सिटी में चारों ओर तक फैलता चला गया, जिससे वहां चारों ओर तेज हलचल होने लगी। विराज की दहकता आकाश ज्वाला की शक्ति अग्निदेव के तप्त लावा ज्वाला से कम थी तो क्या विराज इस मुकाबले में हारकर बाहर होने वाला था या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे सारा खेल ही बदल जाने वाला था।
विराज और अग्निदेव के बीच मुकाबला बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा था। अग्निदेव के फेंके आग के गोले पर विराज की ज्वाला तलवार के वारों ने वहां एक परमाणु बम की तरह के विस्फोट को जन्म दे दिया था, जिसकी ऊर्जा की लहर के रूप में चारों ओर एक रिंग के घेरे की तरह फैलती चली गई और जिसने पूरे कालपी सिटी को निगल लिया था। विराज खुद एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर इस तप्त लावा ज्वाला की विनाशकारी बम्बार्डिंग से खुद को बचा सका। अग्निदेव की शक्ति बहुत ज्यादा थी, उन्हें इस तप्त ज्वाला के महाविस्फोट से कोई फर्क नहीं पड़ा। दीवार के पीछे बैठा विराज विस्फोट से निकली तप्त लावा ज्वाला की उस लोहे तक को पिघला देने वाली लहर से खुद को बचा तो सका था, लेकिन उसके कपड़े कई जगहों से जल चुके थे। विस्फोट से निकली ज्वाला लहर के शांत होने के बाद विराज के हाथों में फिर से ज्वाला तलवार प्रकट हो गई। विराज किसी तरह इस तप्त लावा ज्वाला के विस्फोट की लहर से बचा था और अब वो समझ चुका था कि वो अग्निदेव का सामना नहीं कर पाएगा। उसे कुछ तो करना ही होगा। उसने तुरंत आत्मा के संबंध के जरिए गोल्डन पंख से संबंध स्थापित किया और गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, मैं अपनी दिव्य समझ तुम्हारे साथ बाद में साझा करूंगा। तुम इसी वक्त से मेरे शरीर पर नियंत्रण करके दहकता आकाश ज्वाला का नियंत्रण खुद ले लो और इस मुकाबले को जीतने की कोशिश करो। विराज को समझ आ चुका था कि वो खुद तो अग्निदेव को, जो कि एक जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा थे, हरा नहीं सकता था। गोल्डन पंख 9 अधूरे संसार ज्वाला को निकालने के साथ साथ ज्वाला पर महान पकड़ भी रखता था। ज्वाला पर उसकी पकड़ अग्निदेव प्रजाति के लोगों से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। ऐसे में दहकता आकाश ज्वाला का प्रयोग जितनी तेजी से और फुर्ती से गोल्डन पंख कर सकता था, उतनी तेजी से विराज नहीं कर सकता था। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख समझ गया कि उसे क्या करना था। विराज ने तुरंत अपने शरीर का नियंत्रण गोल्डन पंख को दे दिया। अब सब कुछ गोल्डन पंख के हाथों में जा चुका था। अगले ही क्षण गोल्डन पंख की दिव्य समझ विराज के दिमाग में घुस गई और विराज के शरीर पर पूरी तरह से गोल्डन पंख का नियंत्रण हो गया। अग्निदेव, जो कि एक जीवनरस अमृत योद्धा थे, वो विराज के अंदर हुए इस बदलाव को तुरंत भांप गए। उन्होंने उत्सुकता के साथ विराज की ओर देखा और कहा, अच्छा तो ये बात है, कोई बाहरी शक्ति आ चुकी है। ऐसा कहते हुए अग्निदेव के हाथों में फिर से एक शक्तिशाली आग का गोला पैदा होने लगा। बच्चे, भले ही तुमने अपने मदद के लिए किसी को यहाँ पर बुला लिया है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि ऐसा करके तुम मेरे शक्तिशाली प्रहारों से खुद की रक्षा कर सकोगे। ये मत समझना कि मेरे अभय वर्धन के साथ अच्छे संबंध रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी बरतूंगा। उस धोखेबाज ने सिर्फ एक अग्निजल मोती के बदले मुझे यहाँ 1000 साल तक के लिए फंसा दिया। इसलिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये मुकाबला तुम्हारे लिए आसान तो कतई नहीं होने वाला। विराज के शरीर पर अब गोल्डन पंख का नियंत्रण हो चुका था। गोल्डन पंख ने अग्निदेव की इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसके हाथों में ज्वाला तलवार थी, जो अगले ही पल एक ज्वाला त्रिशूल में बदल गया। उस ज्वाला त्रिशूल का अगला हिस्सा लाल ज्वाला से दहक रहा था, मानो क्रोध से वो पूरी धरती को जला देना चाहता हो। उस ज्वाला त्रिशूल से इतनी भीषण रोशनी निकलने लगी कि कोई साधारण इंसान तो उसे अपनी नंगी आंखों से देख तक भी नहीं सकता था। विराज के शरीर में आए इस नए मेहमान की वजह से उसके शरीर में हुए इस आमूलचूल बदलाव को देखकर अग्निदेव की आंखें गंभीर हो उठी और उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, जबरदस्त, तुम जो भी हो, अग्नि ज्वाला को नियंत्रित करने में विराज से ज्यादा सक्षम हो। फिर भी केवल इस प्रतिभा के दम पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना करने की स्थिति में हो, तो ये सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है और भ्रम का कोई इलाज नहीं सिवाय उसे खत्म कर देने के। इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। गोल्डन पंख अपने हाथों में अग्नि ज्वाला से दहकता ज्वाला त्रिशूल लेकर अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही क्षण वहां हवा में चारों ओर अनगिनत त्रिशूल की छवियां उभर आई।
उन सभी त्रिशूल की छवियों ने आपस में मिलकर सोने के कपिल पंख की एक विशालकाय आकृति बना लगी और उस विशालकाय आकृति से अग्निदेव पर हमला कर दिया। ये देखकर अग्निदेव को काफी आश्चर्य हुआ। विराज का ये हमला उसके पिछले हमले की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जबकि ये वही विराज का पुराना शरीर ही था। गोल्डन पंख की दहकता आकाश ज्वाला को नियंत्रित करने की काबिलियत विराज की तुलना में कहीं ज्यादा थी। उसी समय अग्निदेव के हाथों में बनने वाला आग का गोला तप्त लावा से दहकने लगा। उसका रंग सुर्ख लाल रंग में बदलने लगा। देखते ही देखते वो सुर्ख लाल तप्त लावे का आग का गोला एक शक्तिशाली ज्वाला भाले में बदल गया। उनके फेंके गए 2 आग के गोलों को विराज ने किसी तरह झेल लिया था और अब गोल्डन पंख दहकता आकाश ज्वाला से पहले से ज्यादा आक्रामक और शक्तिशाली तप्त ज्वाला के साथ हमला कर रहा था। तो ऐसे में अग्निदेव अपना अगला हमला बहुत शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे। हालांकि अग्निदेव, जो कि एक मार्शियल जीवनरस अमृत योद्धा थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी मार्शियल क्षमता को दबाकर एक मार्शियल आत्मा योद्धा जितना कर लिया था, ताकि विराज को बराबरी के साथ लड़ने का मौका मिल सके। एक मार्शियल जीवनरस अमृत योद्धा के सामने तो विराज कुछ ही पलों में ढेर हो जाता। इसलिए अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति से अपनी एनर्जी की धारा, सारतत्व और तलवार धार को मार्शियल आत्मा योद्धा स्तर तक ही बनाए हुए थे। सोने के कपिल पंख की आकृति लिए ज्वाला त्रिशूल को गोल्डन पंख ने पूरी रफ्तार से अग्निदेव के ऊपर दे मारा। अग्निदेव ने कई सारे आग के गोले उस पर दाग दिए। सभी आग के गोले को भेदता हुआ सोने के कपिल पंख की आकृति लिए ज्वाला त्रिशूल अग्निदेव के एकदम पास आ गया। ये देखते ही अग्निदेव ने अपने हाथों में पकड़े तप्त लावा ज्वाला भाले को कसकर पकड़ लिया और अपने ज्वाला भाले से एक शक्तिशाली प्रहार सोने के कपिल पंख की आकृति लिए ज्वाला त्रिशूल के ऊपर कर दिया। अग्निदेव के ज्वाला भाले ने विराज के ज्वाला त्रिशूल को 2 हिस्सों में काट डाला। ऐसा होते ही ज्वाला त्रिशूल के 2 हिस्से तेजी से धरती पर गिरने लगे। इससे वहां चारों ओर धुआं और आग फैल गई। हर तरफ ज्वाला त्रिशूल की ज्वाला बहने लगी। इसके ठीक बाद गोल्डन पंख ने ज्वाला त्रिशूल को फिर से जोड़ दिया और फिर से एक शक्तिशाली हमला अग्निदेव पर कर दिया। कुछ देर में ही गोल्डन पंख का ज्वाला त्रिशूल और अग्निदेव का ज्वाला भाला कई 100 बार आपस में एक दूसरे के साथ टकरा चुके थे, जिससे वहां चारों ओर ज्वालाओं की बौछार हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां पर ज्वाला की भीषण बारिश हो रही थी। हर तरफ आग का ही साम्राज्य वहां व्याप्त हो चुका था। दहकता आकाश ज्वाला लगातार विराज के चारों ओर एक परत बनाकर उस भीषण तप्त गर्मी से उसकी रक्षा भी करती चली जा रही थी। दोनों के बीच चल रहा घमासान युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा था। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक से गोल्डन पंख और अग्निदेव अपनी जगह से गायब हो गए और 2 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। उन दोनों के हाथों में ही ज्वाला हथियार तमतमा रहा था। वो दोनों ही इस समय एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे। इसकी जगह वो दोनों इस समय अपने अंदर शक्ति का संचार कर रहे थे, ताकि बहुत ही शक्तिशाली ज्वाला अस्त्र का निर्माण कर सके। अग्निदेव के चारों ओर तप्त लावा ज्वाला पागलों की तरह लाल हुए जा रही थी। अग्निदेव ने विराज से कहा, विराज, जो भी तुम्हारा मददगार है सच में बेमिसाल है। तुमसे तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहते हुए अग्निदेव लगातार अपनी तप्त लावा ज्वाला में नए प्राण फूंकते जा रहे थे। विराज ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मदद करने वाला कितना शक्तिशाली है, ज्येष्ठ की शक्ति अभी भी ज्यादा ही है। विराज ने जितना सोचा था अग्निदेव की शक्ति उससे ज्यादा ही निकली थी। इस वजह से विराज को समझ रहा था कि अग्निदेव प्रजाति के सबसे होनहार योद्धाओं में से एक रहे होंगे। अगर वो अग्निदेव प्रजाति के सामान्य योद्धा होते तो ज्वालाओं पर उनका नियंत्रण गोल्डन पंख के ज्वाला पर नियंत्रण से कम होता, और ये बात विराज को भी मालूम थी कि अग्निदेव ने अपनी मार्शियल क्षमता को मार्शियल आत्मा योद्धा तक ही सीमित कर रखा था, ताकि विराज को पूरा न्याय मिले।
इसके बावजूद गोल्डन पंख के ज्वाला नियंत्रण के सामने अग्निदेव का ज्वाला नियंत्रण भारी ही पड़ रहा था। इसके बाद गोल्डन पंख विराज के चारों ओर दहकता आकाश ज्वाला को गोल गोल भंवर की तरह बहुत तेज तेज घुमाने लगा। ऐसा करते ही दहकता आकाश ज्वाला की कितनी परतें विराज के चारों ओर प्रकाश की गति से दौड़ने लगी। जल्दी ही ज्वाला का वो बवंडर 100 मीटर तक ऊंचा हो गया और एक विनाशकारी शक्ति अपने अंदर भरने लगा। विराज के चारों ओर ज्वाला का बवंडर उभरता हुआ देखकर अग्निदेव ने विराज से कहा, विराज, ये मेरा आखिरी प्रहार है। अगर तुम मेरे इस आखिरी प्रहार को झेल गए तो तुम इस मुकाबले में सफल हो जाओगे। ऐसा कहने के बाद अग्निदेव के चारों ओर से तप्त लाल लावा बहुत तेज गति से प्रज्वलित होने लगा। उस तप्त लावे से बड़ी बड़ी दैत्याकार ज्वालाएं निकलने लगी। जल्दी ही तप्त लाल लावा की ज्वाला से एक शक्तिशाली आग्नेयास्त्र अग्निदेव के हाथों में बनने लगा। उन्होंने ध्वनि से भी तेज रफ्तार से वो आग्नेयास्त्र विराज पर दे मारा। हवा को भेदता हुआ शक्तिशाली आवाज के साथ आग्नेयास्त्र विराज की तरफ आने लगा। जल्द ही आग्नेयास्त्र ने विराज को चारों ओर से घेकर उसे अपने अंदर कैद कर लिया। विराज पूरी तरह से उस आग्नेयास्त्र के अंदर कैद हो गया। गोल्डन पंख जो इस समय विराज के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, ये देखकर उसने अपना आपा नहीं खोया और अपने आप को शांत बनाए रखा। दहकता आकाश ज्वाला का बवंडर जो विराज के चारों ओर घूम रहा था वो लगातार बड़ा होने लगा। ऐसा होते ही दहकता आकाश ज्वाला के बवंडर की टक्कर आग्नेयास्त्र से बार बार होने लगी। दहकता आकाश ज्वाला का बवंडर लगातार बड़ा होते हुए अग्निदेव के आग्नेयास्त्र को तोड़ डालने के लिए तत्पर होने लगा। वहां चारों ओर चिंगारियां निकलने लगी। अग्नि की बारिश होने लगी। मौत का खेल सज चुका था। विराज के चारों ओर तप्त लावा ज्वाला की कई 100 मीटर मोटी घनी परत विराज के दहकते आकाश ज्वाला बवंडर को निचोड़ने में पूरा जोर लगाने लगी। जल्दी ही दहकता आकाश ज्वाला के बवंडर ने अग्निदेव के आग्नेयास्त्र को भेदना शुरू कर दिया और उसी समय एक भीषण विस्फोट आग्नेयास्त्र और दहकता आकाश ज्वाला में हो गया। उस विस्फोट के प्रभाव से पूरे कालपी सिटी की धज्जियां उड़ गई। कालपी सिटी के सभी घरों की छतें उस विस्फोट से निकली लहरों में उड़ गई और वहां चारों ओर एक खंडर कालपी सिटी ही बचा। उस महाविस्फोट के केंद्र में खड़े विराज की रक्षा उसकी तलवार सार उसके चारों ओर एक शक्तिशाली परत बनाकर कर रही थी। इसके बावजूद विराज का पूरा शरीर उस तप्त ज्वाला के प्रभाव से लाल रंग से दहकने लगा। गोल्डन पंख जो विराज के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, उसने दहकता आकाश ज्वाला से अग्निदेव के आग्नेयास्त्र की धज्जियां उड़ा दी थी। तो क्या इससे विराज इस मुकाबले में सफल रहा था या फिर घायल होने की वजह से असफल? विराज ने अपने शरीर को गोल्डन पंख के हवाले कर दिया था और गोल्डन पंख विराज के शरीर पर नियंत्रण करके दहकता आकाश ज्वाला का शानदार ढंग से संचालन करके अग्निदेव के आग्नेयास्त्र की धज्जियां उड़ा रहा था। अग्निदेव के अग्नेयास्त्र और विराज के दहकता आकाश ज्वाला के बवंडर के आपसी टकराव के बाद हुए उस महाप्रलयंकारी विस्फोट से पूरे आभासी कालपी सिटी में भयानक त्रासदी हो चुकी थी। विराज का पूरा शरीर इस महाप्रलयंकारी विस्फोट की तेज आंच में पूरी तरह से झुलस गया था और इस समय तप्त लावे की तरह एकदम लाल रंग में दहक रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से जल चुके थे। उस महाप्रलयंकारी विस्फोट को देखकर अग्निदेव हतप्रभ खड़े रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इतने शक्तिशाली आग्नेयास्त्र को कोई निरस्त कर सकता था। उन्होंने विराज की ओर देखकर थोड़ा अनिच्छा से कहा, बच्चे, तुम्हारी विजय हुई। अग्निदेव ने विराज के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी मार्शियल क्षमता को घटाकर मार्शियल आत्मा स्तर तक कर लिया था। ऐसे मार्शियल आत्मा स्तर का योद्धा रहते हुए वो जितना शक्तिशाली तप्त लावा ज्वाला का हमला विराज पर कर सकते थे, वो कर चुके थे। इससे ज्यादा शक्तिशाली तप्त लावा ज्वाला का हमला करने के लिए उन्हें अपने मार्शियल आत्मा स्तर को बढ़ाकर आगे करना पड़ता, जो कि विराज के साथ नाइंसाफी होती। लेकिन एक महान पराक्रमी योद्धा होने के नाते साथ ही अग्निदेव प्रजाति से आने के कारण तप्त शक्तिशाली ज्वाला उनकी जन्मजात प्रतिभा थी।
ऐसे में भले ही वो अपने समान स्तर के योद्धा के साथ ही क्यों न लड़ रहे हो, फिर भी उनकी ज्वाला की शक्ति और मारक क्षमता विराज से कहीं ज्यादा थी। फिर भी विराज की ज्वाला ने उनकी इतनी शक्तिशाली तप्त लावा ज्वाला को झेल लिया था, और ये विराज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसे अस्वीकार कर वो विराज के हिस्से की सफलता उससे छीनना नहीं चाहते थे। अग्निदेव की बात सुनकर गोल्डन पंख की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उसने राहत की सांस लेते हुए विराज से कहा, उस्ताद, मुझे उम्मीद है कि आपका ये गोल्डन पंख आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हो। विराज ने अपने शरीर पर गोल्डन पंख को नियंत्रण देकर गोल्डन पंख पर अपनी जान से भी ज्यादा का भरोसा दिखाया था। ऐसे में गोल्डन पंख किसी भी हाल में इस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए मुकाबला जीतकर उसने अपने उस्ताद को निराश नहीं होने दिया। इससे बढ़कर गोल्डन पंख के लिए और कुछ नहीं था। कुछ ही पलों में विराज के अंदर मौजूद गोल्डन पंख की दिव्य समझ अंतर्भूत हो गई, और विराज का वापस से अपने शरीर पर नियंत्रण हो गया। अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाकर विराज ने खुश होते हुए गोल्डन पंख से कहा, बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिखाया। उसी समय सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने असाइनमेंट अग्निदेव की चुनौती को पूरा कर लिया है। आपको इनाम में 10 मौलिक पॉइंट, एक रैंडम लक्की ड्रॉ खेलने का मौका, एक रैंडम भूज्वाला मिलती है। मुबारक हो। सिस्टम की आवाज सुनकर विराज के अंदर प्रसन्नता की लहर मचल गई। उसने अग्निदेव की ओर देखकर कहा, ज्येष्ठ अग्निदेव, क्या मैं अगली मंजिल पर जा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम इस मुकाबले के विजेता हो। अग्निदेव ने विराज की ओर देखकर कहा, और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस मुकाबले के विजेता बनते हो तो मैं तुम्हारी एक बार मदद करूंगा। हालांकि तुमने किसी बाहरी की मदद ली थी, लेकिन इससे तुम्हारे इनाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जब भी मेरी मदद की दरकार हो, तुम इस पत्थर की मदद से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। ऐसा कहकर अग्निदेव ने एक लाल रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल विराज के आगे कर दिया। विराज ने उस ज्वाला क्रिस्टल को अपने हाथों में ले लिया। उस ज्वाला क्रिस्टल को हाथों में लेते ही विराज समझ गया कि ये कोई दुर्लभ क्रिस्टल था। हालांकि वो क्रिस्टल हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन से ही बना था, और क्रिस्टल के अंदर धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ज्वाला भरी हुई थी। इस तरह के क्रिस्टल बनाना एक महान तकनीक कला का उदाहरण था। विराज ने महसूस किया कि उस ज्वाला क्रिस्टल के अंदर अग्निदेव प्रजाति की दिव्य समझ बह रही थी। उस दिव्य समझ को महसूस कर विराज समझ गया कि इसी दिव्य समझ की मदद से वो क्रिस्टल के जरिए अग्निदेव से संपर्क बना सकेगा। केवल इसी एक गुण से ही वो क्रिस्टल अमूल्य बन चुका था। इसके बाद अग्निदेव ने विराज की ओर देखकर सवालिया नजरों से पूछा, विराज, बस मेरा एक सवाल था। आखिर कौन था जो तुम्हारी मदद कर रहा था? अग्नि ज्वाला को नियंत्रित कर पाने की क्षमता के मामले में समान स्तर के होने पर अग्निदेव प्रजाति के लोगों से ज्यादा पकड़ रखने वाली प्रजातियों की संख्या दुर्लभ है। क्या तुम्हारा ये साथी अग्निदेवी प्रजाति से है? कैप्लर यूनिवर्स में कुछ गिनी-चुनी ही प्रजातियां थी जो अग्नि ज्वाला के मामले में अग्निदेव प्रजाति को कड़ी टक्कर दे सकती थी। उसमें एक प्रजाति थी अग्निदेवी प्रजाति, जिससे अग्निदेवी वैधि निकली थी। दूसरी प्रजाति थी ड्रैगन प्रजाति। ड्रैगन प्रजाति को भी जन्म से ही शक्तिशाली अग्नि ज्वाला मिली थी, जिसके दम पर ड्रैगन प्रजाति पूरे कैप्लर यूनिवर्स में अपनी एक अलग हैसियत रख पाती थी। हालांकि ड्रैगन प्रजाति की क्षमता अग्निदेव प्रजाति से कम ही होती थी। इसलिए अग्निदेव को लग रहा था कि विराज की मदद करने वाला जरूर कोई अग्निदेवी प्रजाति से ही संबंधित था। विराज को चुप खड़ा देखकर अग्निदेव को लगा कि अग्निदेवी प्रजाति का ही कोई सदस्य उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने विराज से कहा, विराज, सच में तुम्हारा भाग्य कमाल का है। वो प्रजाति आसानी से किसी के साथ आत्मा का संबंध नहीं बनाती, तो तुमने अग्निदेवी प्रजाति के साथ आत्मा का संबंध कैसे विकसित किया?
विराज ने अपना सिर हिलाते हुए शांत स्वर से जवाब दिया, ज्येष्ठ अग्निदेवी प्रजाति के सदस्य ने मेरी मदद नहीं की। हालांकि विराज का अग्निदेवी प्रजाति के साथ कुछ मात्रा तक संबंध था। उसके पास अग्निदेवी वैधि का बनाया गया महान ट्रायल का मैदान था। विराज की बात सुनकर अग्निदेव का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, अगर अग्निदेवी प्रजाति नहीं तो फिर कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 1000 सालों में किसी नई शक्तिशाली प्रजाति ने जन्म ले लिया है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? अग्निदेव को समझ नहीं आ रहा था कि अग्निदेवी प्रजाति के अलावा ऐसा कौन था जिसकी ज्वालाओं पर नियंत्रण की शक्ति अग्निदेव प्रजाति से ज्यादा थी। इसके साथ ही उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी भयंकर प्रजाति के साथ एक 7th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा आत्मा का संबंध कैसे विकसित कर सकता था। विराज ने अग्निदेव की उत्सुकता को समझकर जवाब दिया, ज्येष्ठ क्या आपने प्रहलाद प्रजाति का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। अग्निदेव ने विराज को घूरकर देखा और उससे कहा, ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसे जन्म के साथ ही स्वर्गीय ज्वाला का उपहार ईश्वर से प्राप्त होता है। हालांकि ये प्रजाति सिर्फ पुनर्जन्म के 6 मार्ग में ही पाई जाती है। ऐसा कहने के बाद अग्निदेव की आंखें चमक उठी, मानो उन्हें अचानक से कुछ याद आ गया हो और उन्होंने विराज से कहा, एक क्षण रुको। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर पर अधिकार करके जो मुझसे लड़ रहा था वो प्रहलाद प्रजाति से था। क्या सही समझ रहा हूं मैं? इससे पहले विराज कुछ जवाब दे पाता अग्निदेव खुद ही बोल पड़े, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो अजीबोगरीब प्राणी तो केवल पुनर्जन्म के 6 मार्ग में ही पैदा होते हैं और अगर वो वहां से निकलकर कैप्लर यूनिवर्स में चले आते हैं तो कैप्लर यूनिवर्स का श्राप उस पर बरसेगा जिससे बच निकलना असंभव है। इसलिए भले ही तुम्हारा भाग्य कितना ही महान क्यों न हो, जब तक कि तुम खुद पुनर्जन्म के 6 मार्ग जाकर वहां प्रहलाद प्रजाति के साथ आत्मा का संबंध नहीं बनाते हो, ये संभव नहीं है। तुम तो केवल एक 7th ग्रेड मार्शियल आत्मा योद्धा हो। उस जगह पर तो संत स्तर के योद्धाओं को जाने से डर लगता है। न जाने कितने संत स्तर के योद्धाओं की लाशें वहां दफन है। केवल वो लोग जो संत अधिपति स्तर को पार कर चुके हैं, बस वही वहां पर जा सकते हैं। तो तुम प्रहलाद प्रजाति से आत्मा का संबंध नहीं बना सकते। विराज को अग्निदेव का संशय समझ आ रहा था। अपनी जगह वो एकदम सही थे, लेकिन विराज के साथ कुछ अलग ही तरह की घटना घटी थी। विराज ने अग्निदेव को देखते हुए कहा, ज्येष्ठ आपका कहना अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन गोल्डन पंख के साथ परिस्थिति थोड़ा अलग है। असल में वो एक एरन प्रजाति का दैत्याकार जानवर था जो कि लैप्टस सागर में पाए जाते हैं और वहीं पैदा भी होते हैं। लेकिन किसी एक संयोग से एरन प्रजाति का एक दैत्याकार जानवर कलिंजर एम्पायर आ गया और मुझे मिल गया। मैंने उसे उस समय सफेद पंखों वाला पक्षी समझकर उसके साथ आत्मा का संबंध विकसित कर लिया। आगे चलकर एक महान शिक्षक के चलते मुझे न सिर्फ गोल्डन पंख की सही पहचान का पता चला, साथ ही उनके सहयोग से गोल्डन पंख का रूपांतरण प्रहलाद प्रजाति के दैत्याकार जानवर के रूप में हो सका। हालांकि अभी भी गोल्डन पंख पूरी तरह से प्रहलाद प्रजाति में नहीं ढला है। पूरा ढलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। विराज की बात सुनकर अग्निदेव अवाक खड़े रह गए। उन्हें विराज के कमाल के भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था जो एक के बाद एक उस पर बरसता ही जा रहा था। उन्होंने पट बीजने की तरह अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, विराज तुम सच में भाग्यशाली हो। सच में क्या कमाल का भाग्य है तुम्हारा। खैर तुम भी अपने पूर्वज की तरह ही एक महान भाग्यशाली इंसान हो। अपना सिर हिलाते हुए बिना कुछ कहे अग्निदेव ने अपना हाथ हवा में उठाकर घुमाया। उनके ऐसा करते ही एक आभासी दरवाजा जो चारों ओर से तप्त ज्वाला से जगमगा रहा था वहां प्रकट हो गया। उस आभासी दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अग्निदेव ने विराज से कहा, विराज तुम इस दरवाजे से होकर अगली मंजिल पर चले जाओ।
अग्निदेव की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा और वो उस आभासी दरवाजे से होकर वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद अग्निदेव ने लंबी गहरी सांस ली। उस टावर ट्रायल की 23वीं मंजिल को भावुक होकर देखा और फिर ऊपर की ओर देखकर कहा, लगता है पिछले 1000 सालों में दुनिया में काफी कुछ बदल चुका है। मेरा 1000 साल का समय भी पूरा हो चुका है। अब समझ आया कि क्यों मैं अभी भी यहाँ पर रुका हुआ था। शायद इस लड़के से मिलकर ही मुझे यहाँ से जाना था। पिछले कुछ समय से कुछ तो था जो मुझे अंदर ही अंदर रोके जा रहा था, लेकिन अब सब साफ हो चुका है। मुझे अब बाहर की दुनिया में वापस चले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इन 1000 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। ऐसा कहने के बाद अग्निदेव टावर ट्रायल की उस 23वीं मंजिल से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उनकी एक आभासी आकृति ने उनका स्थान ले लिया जो आगे आने वाले विद्यार्थियों को जलती हुई काल्पी सिटी में मुकाबले के लिए ललकारने वाली थी। विराज के आभासी दरवाजे के अंदर जाते ही टावर ट्रायल के बाहर 24वीं मंजिल की बत्ती जल उठी। ये देखकर शोर की सुनामी वहां मचल उठी। टावर ट्रायल के बाहर खड़े सभी विद्यार्थियों ने विराज के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। चारों ओर शोर शराबा गूंज उठाना। विराज उस समय वहां का हीरो बन चुका था। विराज ने एक बेहद कड़े मुकाबले में शानदार सफलता अर्जित की थी, तो क्या अग्निदेव से विराज की मुलाकात महज एक इत्तेफाक था या फिर आगे चलकर ये मुलाकात कोई नया रंग जमाने वाली थी? विराज के सामने 24वीं मंजिल पर क्या चुनौती आने वाली थी और क्या विराज उसका सामना कर पाएगा?